हाय गाइस, आज आप सीखने वाले हैं नैरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ओके। तो गाइस, ये टॉपिक टिपिकल है बट आज मैं आपके लिए बिल्कुल आसान बनाने वाली हूँ, जिसमें होता क्या है, आपके एग्जाम में एक सेंटेंस दे दिया जाता है। वो या तो डायरेक्ट में होता है या फिर इनडायरेक्ट में होता है। ओके। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। आपको करना क्या है कि इन्हीं ऑप्शन में आपको चूज करना होता है कि डायरेक्ट का इनडायरेक्ट होगा क्या, या फिर आपको एक इनडायरेक्ट सेंटेंस दे दिया जाता है और 4 ऑप्शन डायरेक्ट के दे दिए जाते हैं। आपको इन इनडायरेक्ट का डायरेक्ट जो है वो चूज करना होता है इन्हीं ऑप्शन में से। तो ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं कि आपको कहाँ पर क्या रूल फॉलो करना है, किस तरह से आपको एक डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ओके। तो जब भी फ्रेंड आप नैरेशन को सीखते हैं, जब भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। ओके। यानी डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। डायरेक्ट होता क्या है कि जब किसी बोलने वाले के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तो वह डायरेक्ट स्पीच होता है। ओके। द एक्चुअल वर्ड्स दैट अ पर्सन सेड, यानी कि उसी की बातों को सेम उसी तरह कह देना डायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच होता क्या है कि वो जो डायरेक्ट स्पीच का कोई भी कथन होता है, स्टेटमेंट, वो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रहता है। ओके। वही इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? तो इनडायरेक्ट स्पीच जो है गाइस, ये जब किसी बोलने वाले के कथन को उसी के शब्दों में ना कहकर उसके सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रखा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच इज अ स्पीच which tells you what someone said but does not use the person's actual word। यानी किसी की बातों को अपने शब्दों में कहना, उसकी बातों को सेम उसी के शब्दों में ना कहकर अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ओके। और डायरेक्ट में आपने देखा कि वही जो उसने कहा, एक्चुअल वर्ड, उसकी बातों को सेम उसी तरह कह देना डायरेक्ट स्पीच होता है। तो गाइस, आई होप आप जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छे से समझ गए होंगे कि इनका अर्थ क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। अभी आप जो है प्रैक्टिस के थ्रू और अच्छे से समझेंगे और इनके रूल्स को देखेंगे कि कहाँ पे आपको कौन सा रूल फॉलो करना है। तो गाइस, इफ यू आर विजिटिंग द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये सभी चीजें अभी आप सेंटेंस के थ्रू और अच्छे से समझ पाएंगे। तो गाइस, आपने देखा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जैसे किसी की बातों को उसी के शब्दों में कह देना। और इनडायरेक्ट क्या होता है कि किसी की बातों को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ओके। यहाँ पर हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट क्या है? ही सेड आई एम इल। इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही सेड दैट ही वाज इल। तो आपने यहाँ पर डिफरेंस क्या देखा कि इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे है और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया गया है, उसकी जगह पे दैट का यूज किया गया है। एंड आई को ही में चेंज कर दिया गया है, एम को वॉज में चेंज किया गया है। तो ये किस तरह से चेंज किया गया है, ये सभी चीजें अभी आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का सेंटेंस होता है। ओके। तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस रहता है, जिसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ओके। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ही शेड, तो ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इन सेंटेंस में जैसे कहा ही शेड, तो शेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब हमें समझना है रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो इन्वर्टेड कॉमास के बीच का सेंटेंस क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। ओके।
जैसे एग्जाम्पल है ही शेड एम इल। तो एम इल क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। अब आपको समझना है कि वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच जो होता है ये इन्वर्टेड कॉमास के भीतर यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस रहता है, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ओके, और उसमें जो एक प्रयुक्त होता है वर्ब, ठीक है, उसमें जो वर्ब होता है उसको वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो जैसे इसमें कहा कि एम इल, तो ये एम क्या है? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, तो अब आपने इनको समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं। हम सीखेंगे कि चेंजिंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ जनरल रूल्स होते हैं और कुछ स्पेशल रूल होते हैं। ठीक है, तो कुछ स्पेशल रूल होते हैं, कुछ जनरल होते हैं। जनरल रूल वो है, उन नियमों को कहते हैं, ये जो आप पहला देख रहे हैं जनरल रूल। ओके, तो जनरल रूल जो होता है वो उन नियमों को कहते हैं जो प्रत्येक प्रकार के सेंटेंस के साथ लागू होते हैं। वही स्पेशल रूल जो होते हैं ये विभिन्न प्रकार के सेंटेंसों के साथ भिन्न भिन्न होते हैं यानी डिफरेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जो है जनरल रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, इस वीडियो में गाइस हम जनरल रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। वही गाइस अगर हम बात करें स्पेशल रूल की, तो स्पेशल रूल में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जैसे ऑर्डर, कमांड, एडवाइस आर रिक्वेस्ट। इंपेरेटिव सॉरी नेगेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये सभी चीजें आप जो है स्पेशल रूल के अंतर्गत सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें सीखना है जनरल रूल क्या है। राइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेंज ऑफ पर्सन। ओके, चेंज ऑफ पर्सन क्या है? तो यहाँ पर गाइस आपको करना क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान देने वाली। ठीक है, इसको आप अपने माइंड में बिल्कुल भी सेट कर लीजिए कि फर्स्ट पर्सन को आपको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ओके, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं करना है आपने। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 एंड SON। इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है और सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। थर्ड पर्सन नो चेंज। ओके, तो एग्जाम्पल ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि ही सेज टू मी को ही टेल्स मी दैट में चेंज कर दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं से टू को टेल्स में चेंज कर दिया गया है। राइट, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट का यूज किया गया है। उसके बाद में ही यहाँ पर क्यों आया है? यहाँ पर आई है बिकॉज हमने बताया कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन आई है, इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही के अकॉर्डिंग जो है चेंज किया गया। ही इज माई फ्रेंड। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे योर है, यहाँ पे माई क्यों है? तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया कि सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो सेकेंड पर्सन क्या है? योर। योर किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? ऑब्जेक्ट मी। ओके, so he tells me that he is my friend. And next example, she says to me I am his sister. तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि he tells me that she is his sister। तो यहाँ पर आपने गाइस देखा कि जो ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, सी हो गया। बट ये जो थर्ड पर्सन है हिज, ये हिज का हिज ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। राइट,
और यहाँ पर अब आपने देखना है इम्पोर्टेंट थिंग्स, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस। ठीक है गाइस, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तब इनडायरेक्ट में कहीं भी टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। ओके, और उसके बाद में जब इन्वर्टर्स कॉमास के भीतर अगर कोई असर्टिव सेंटेंस है, कोई इन्वर्टेड कॉमा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंदर सेंटेंस असर्टिव है, तो इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आपको दैट का यूज करना है, राइट। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं रहे, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे, तो आप यहाँ इसे इनडायरेक्ट में टेल्स, टेल्स और टोल्ड में चेंज कर सकते हैं जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो। से, सेज, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो आप टेल्स और टोल्ड में चेंज कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, से का से ही रहेगा, सेज का सेज रहेगा और सेड का सेड ही रहेगा। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने मेंशन कर दिया है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो ही आपको इनडायरेक्ट में बदलना है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको चेंज नहीं करना है। ओके गाइस, अभी आपने सीखा चेंज ऑफ द पर्सन, जिसमें आपने सीखा कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है और एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ओके, अब आपने सीखना है कि चेंज ऑफ टेंस क्या है, टेंस में किस तरह से चेंजेस लाना है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह आपने देख लिया। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज आई डू माई वर्क। ओके, तो आपने देखा ही सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमा के जरिए पे दैट का यूज हो गया, ही डज हिज वर्क। ओके, आपने यहाँ पर देखा कि ये सेज का सेज ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं से का से ही रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा, से टू है तो टेल होगा, सेज टू है तो टेल्स होगा, राइट। या से टू है, सेड टू तो टोल्ड में चेंज करना है। ओके, ही विल से एन अनवेल, ही विल से ही इज अनवेल, और ये सारी चीजें तो चेंज होंगी ही, जैसे जो मैंने बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और ही रहेगा तो ही के साथ इसका यूज होगा। ओके, ये सारी चीजें चेंज होंगी, बट रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में है तो टेंस में चेंजेस नहीं होंगे। ओके, एंड आपको ये देखना है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब इन्वर्टेड कॉमा के बीच टेंस में परिवर्तन होता है। वो किस तरह से अभी आप आगे देखेंगे। वहां पर आपने क्या करना है कि सिंपल प्रेजेंट अगर डायरेक्ट है तो आपको सिंपल पास्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर डायरेक्ट है तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। अगर सिंपल पास्ट है तो आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज ऑफ टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो नो चेंज ऑफ टेंस। आप गाइस चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहे तो किसी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं इन चीजों को, जिससे आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी जो है मिस्टेक नहीं होगी। ओके, साथ ही और हमने क्या करना है कि अगर शैल और विल है तो शुड वुड में चेंज कर देना है। कैन है तो कुड में चेंज करना है। मे है माइट में चेंज करना है। एज ए
सॉरी एम इज आर को वाज वर में चेंज कर देना है। हैव हैज है तो हैड में चेंज करना है। वाज वर है तो हैड बीन में चेंज होगा। हैड टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म है तो हैड टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा। कुड शुड वुड माइट है जनरली नो चेंज, इनमें चेंजेस नहीं होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, तो इसका इनडायरेक्ट होगा ही टोल्ड मी दैट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेड टू है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो आपको टोल्ड में चेंज करना है। ओके, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी, तो यहाँ पे शैल है तो शैल का शुड क्यों नहीं हुआ, तो ये चीजें आपको देखना है। It does not always hold good that we have to change shall into would in the reported speech. ओके, ये जरूरी नहीं है। आपको करना क्या है कि इसमें अगर शैल का शुड आपको सॉरी शैल का वुड आपने करना है जब फ्यूचर टाइम दिखाता है। ठीक है, जैसे इसमें कहा कि आई शैल हेल्प यू, तो फ्यूचर टाइम दिखा रहा है तो शैल का वुड होगा। और अगर ऑफर या फिर सजेशन की बात कर रहा है तो शैल का शुड होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर फॉर एग्जाम्पल ही शेड सॉरी शी सेड आई शैल नीड मोर मनी, तो यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहा है कि आई शैल नीड मोर मनी। तो ही शेड शी सेड शी वुड नीड मोर मनी, तो यहाँ पे शी का सॉरी शैल का वुड में चेंज किया गया है। ही आस्क्ड, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे शैल होगा, शैल जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे शैल होगा। ही आस्क्ड शैल आई ओपन इट, तो यहाँ पे सजेशन दिया गया है। ओके, कि शैल आई ओपन इट। ही आस्क्ड इफ ही शुड ओपन इट। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि सजेशन था इसलिए शैल का शुड हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही शेड आई हैव नो पेन। ही शेड दैट ही हैड नो पेन, जैसा कि अभी आपने देखा कि हैज और हैव है तो वो हैड में चेंज हो जाएगा। ओके, सीता शेड, यहाँ पर आप देख रहे हैं सीता शेड, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सो सेड का सेड ही रहेगा। ओके, सीता सेड आई कैन स्विम, सीता सेड दैट शी कुड स्विम। सी शेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम टू हेल्प यू, शी टोल्ड मी दैट शी वाज टू हेल्प मी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एम इज आर, जैसा मैंने अभी बताया कि है तो वॉज वर में चेंज हो जाएगा। He said to the boys, I was playing with you. He told the boys that he had been playing with them. And next है, he said to me, I can help you. He told me that he could help me. तो जिस तरह से भी मैंने बताया कि can का could में चेंज हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपने देखा कि was वर had been में चेंज होगा। और सारी चीजें तो आपने देखा ही कि हाँ जो है फर्स्ट फॉर्म है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये सारी चीजें आपने यहाँ पर सीखा है। और गाइस अब हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा he said to me he may help me, he told me that he might help him। आपने यहाँ पर देखा कि me का might में चेंज हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट वन he said I could kill the bird, he said that he could kill the bird। तो आपने देखा कि could का could ही है, यहाँ पे जनरली कोई चेंज नहीं होता है, राइट। एंड आपको गाइस देखना है एक्सेप्शन यूनिवर्सल ट्रूथ के। इफ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई ऐसा कथन है, स्टेटमेंट है जिससे यूनिवर्सल ट्रूथ का पता चलता है। ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस में रहने पर भी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं,
तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ही सेड द अर्थ इज राउंड, he said that the earth is round. He said work is worship. He said that work is worship. तो आपने यहाँ पर देखा कि जो है कोई भी जो है टेंस में चेंजेस नहीं हुआ है। तो गाइस अब आपको देखना है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, चेंज ऑफ पर्सन को आपने देख लिया, चेंज ऑफ टेंस को देख लिया, अब चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तब रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी निकटता सूचक यानी कि पास की चीजें होती हैं उनको दूर की चीजों में दिखाया जाता है, दूरी सूचक शब्दों में बदल दिया जाता है। ओके, वो किस तरह का, जैसे दिस का दैट कर दिया जाता है, दीज का दोज हो जाता है, हेयर का देयर हो जाएगा, हेंस का देंस हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, दस का सो हो जाएगा, टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा, एस्टरडे द डे बिफोर या प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। द डे बिफोर एस्टरडे का टू डेज बिफोर में चेंज हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में चेंज हो जाएगा, द डे आफ्टर टुमारो इन 2 days टाइम में चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर एक्सेट्रा का द जो है फॉलोइंग वीक या फॉलोइंग ईयर में चेंज हो जाएगा। ओके, लास्ट वीक या लास्ट ईयर का द प्रीवियस वीक या प्रीवियस ईयर में चेंज हो जाएगा, आ ईयर एगो का आ ईयर बिफोर या द प्रीवियस ईयर में चेंज हो जाएगा। और गाइस यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी वस्तु या परिस्थिति है जो वक्ता के साथ अभी भी मौजूद हो यानी कि जो बता रहा है उसके साथ अभी भी मौजूद है, तो उस हालत में निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा कि दूरी निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में चेंज करने के लिए हमने बताया कि दिस का दैट हो जाएगा, ओके, दिस का दोज हो जाएगा। तो आपने ये सारी चीजें देखा, तो अगर कोई भी वस्तु परिस्थिति बताने वाले के साथ अभी भी मौजूद है तो दूरी सूचक शब्दों में नहीं बदला जाएगा। ओके, वो कैसे, अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो एग्जाम्पल होगा ही शेड दिस इज माय टेबल। तो यहाँ पर क्या है कि बताते समय वो टेबल जो है, जैसे गाइस अगर टेबल रिपोर्टर के सामने बोलने के समय भी मौजूद हो तो इनडायरेक्ट में दिस का दैट नहीं होगा, जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि ही शेड दिस इज माय टेबल। तो यहाँ पे दिस का दैट नहीं होगा, दिस वॉज हिज टेबल होगा, क्योंकि रिपोर्टर के सामने बोलने के समय भी वो टेबल मौजूद है। ओके, तो एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दिस मॉर्निंग राम सेड टू मी आई शैल गिव यू मनी टुडे। तो यहाँ पे दिस मॉर्निंग का मतलब क्या है कि दिन नहीं बदला है। दिस मॉर्निंग राम टोल्ड मी दैट ही वुड गिव मी मनी टुडे। तो दिस मॉर्निंग का मतलब ये है कि दिन नहीं बदला है, सो यहाँ पे टुडे का दैट डे नहीं होगा, टुडे का टुडे ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है गाइस कि कभी-कभी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है? तो कभी-कभी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट नहीं रहता है और रिपोर्टेड स्पीच में यूज जो सेकंड पर्सन होते हैं या फिर प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, तो उनको बदलने की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसी परिस्थितियों में आप अपने मन में कोई भी एक उपयुक्त जो है ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे, यानी कि जो सुइटेबल हो उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, क्या हो, सुइटेबल हो, ऐसे आपको जो है ऑब्जेक्ट को चूज करना है। जैसे यहाँ पर है ही सेड आई एम वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को तो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक सुइटेबल ऑब्जेक्ट आपको खुद से चूज करना है।
ही सेड टू मी कर देना है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर है कि ही सेड टू मी, ओके। तो आप उसको चेंज कर देंगे, जब सेड टू होगा तभी आप टोल्ड मी चेंज कर पाएंगे, ओके। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज वेटिंग फॉर मी, या फिर आप कह सकते हैं कि ही टोल्ड हर, ओके। ही टोल्ड हर दैट ही वॉज वेटिंग फॉर हर, राइट। तो इस तरह से आप इसको फॉलो करेंगे। एंड नेक्स्ट वन होगा, यदि इन्वर्टेड कॉमा के बीच कोई संबोधन है यानी एड्रेस के रूप में कोई नाम आता है, तो उस नाम को आपने क्या करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देना है। वो कैसे? जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ही सेड राम आई वॉन्ट टू हेल्प यू। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पे राम है। तो आपने करना क्या है कि इस राम को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देना है यहाँ पर, ठीक है। ही टोल्ड राम दैट, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके जगह पे आप दैट का यूज करेंगे, ही वांटेड टू हेल्प हिम। एंड अब आपको देखना है, यदि जो है इन्वर्टेड कॉमास के बीच ओ वेल ओके इस ट्राई, तो इनडायरेक्ट में इनको हटा देना है, इनको लोप कर देना है, इनको बिल्कुल गायब कर देना है। वो कैसे? ये आपको ऐसे करना है, ही सेड वेल राम यू कैन टेक इट। तो आपने करना क्या है, वेल को हटा देना है। ही टोल्ड राम दैट ही कुड टेक इट। इस तरह से आपको सेंटेंसेस को बनाना है। रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस के शुरू में, जैसे रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है और लास्ट में तो होता ही है, और रिपोर्टिंग वर्ब के दोनों तरफ भी हो सकता है। वो कैसे? अभी आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ओके। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो एग्जाम्पल है, आई हैव कंप्लीटेड माई जॉब ही सेड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, बाद में है, और रिपोर्टेड स्पीच पहले दिया हुआ है, ओके। बट आपको करना क्या है, ऐसी सिचुएशन में भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब को ही पहले लिखना है, राइट। ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज जॉब। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। ये आप देख रहे हैं कि ये भी रिपोर्टेड स्पीच है, ओके। ये भी रिपोर्टेड स्पीच है। उसके बाद आप देख रहे हैं, शी सेड टू मी, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। बिकॉज यू आर माई नेबर, ये भी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। यानी आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये बीच में है और रिपोर्टेड स्पीच पहले भी है और बाद में भी है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब ही लिखना है। She told me that she was always ready to help me because I was her neighbor. तो गाइस यहाँ पर आपकी क्लास जो है वो कंप्लीट होती है और नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे जिसमें आपको जनरल रूल्स के सारी चीजें जो है स्पेशल रूल के सारी चीजें देखने को मिलेंगी। उसमें आपको जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपैरेटिव सेंटेंसेस, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सभी चीजें आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।